नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास दी थी मूल विधि की। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसी मूल विधि में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमारा पहला लेक्चर होगा इसमें। तो बेसिकली देखिए, लॉ की अगर हम बात करें तो लॉ भी साइंस की तरह है, एक विज्ञान है और इतना छोटा नहीं है कि हम उसको कम समय में निपटाने देखिए, अगर आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, एसआई के पेपर में आप लोग ये सोचते हैं बस निपट जाए, यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैं आपको निपटाने वाले तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपका चाहे एकदम बेसिक सवाल आए, जैसा कि पूछा था हिस्ट्री से पूछ लिया जाता है क्या होता है क्या नहीं होता है, चाहे आपका लॉ बेस्ड सवाल आए, सेक्शन क्या है क्या नहीं है, और चाहे आपका एग्जाम्पल बेस्ड सवाल आए, ये सभी चीज़ें मैं आपकी कवर करवाऊंगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। साथ ही साथ वो सभी बच्चे जो लॉ नहीं पढ़े हैं आज तक, उनको मैं बता दूं कि लॉ इतना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया है हर टॉपिक के बाद, जैसे अगर मैं बात करूं इस वीडियो की, तो इस वीडियो के अंत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके डे टू डे लाइफ से संबंधित होंगे और यही आपको यूपीएसआई क्रैक करने में मदद करेंगे। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन टू लॉ। लॉ क्या होता है, क्राइम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्राइम के भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्यों किया जाता है क्राइम, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या होता है, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। ये जो मैंने आपका पहला स्लाइड तैयार किया है, ये पूरा ये इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैंने समझाया पूरा पूरा हिंदी में है। और शुरू करते हैं हम लोग। उम्मीद है एकदम एंड तक आप बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, ये मैं भी बता दूं। चलिए शुरुआत करते हैं। एकदम बेसिक से मैं लेकर के चलूंगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो यही है कि व्हाट इज लॉ। अगर हम लोग बात करें कि कानून या विधि, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जिन लोगों ने मेरी पिछली क्लास नहीं करी वो एक बार पहले उसको देख जरूर लें। कानून या विधि ये होता क्या है, ठीक है। तो लॉ को अगर हम इंग्लिश में डिफाइन करेंगे, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों लेकर के चल रहा हूं। अगर मैं कहूं सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, क्या कहा मैंने? सेट ऑफ रूल्स या नियमों का संग्रह। क्या कहा मैंने? नियमों का संग्रह कहा। तो ये बिल्कुल सही चीज है। दूसरी चीज, ये जो सेट ऑफ रूल्स हैं ये किसके ऊपर लागू होते हैं? अगर हम लॉ की बात कर रहे हैं तो लॉ हो गया सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। लॉ क्या हो गया? ये हो गया सेट ऑफ रूल्स। ये लागू किसके ऊपर होता है? whom should it apply to, ठीक है। तो जितने भी रूल हैं, जितने भी लोग हैं, सबके ऊपर, यानी कि ऑल, सभी के ऊपर लागू होता है। एग्जाम्पल में मैंने अपने पिछले वीडियो में एक एग्जाम्पल लिया था। उस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, उसी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक बेसिक सी चीज आप समझ कर चलें। जैसे मान लीजिए एक चौराहा है और इसमें कोई डिवाइडर नहीं है, तो क्या होगा? लोग इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर, इधर से इधर, एक अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि अफरा तफरी भी हटा दीजिए, एक बेसिक सा मैं एक शब्द लेके चलूं जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिसऑर्डर, केओस, ठीक है। डिसऑर्डर या केओस, या हिंदी में अगर हम कहें अफरा तफरी। बात समझिएगा, मेरे ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, अभी इन सब चीजों के ऊपर क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा। अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा, एक क्या हो जाएगी? वहां पर अव्यवस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अव्यवस्था बन जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई कानून नहीं है,
इस पूरे एरिया में कोई कानून नहीं है। अब मैंने कानून लगाने के लिए सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये करी कि यहाँ पर मैंने एक वो लगा दी, स्ट्रीट लाइट। ठीक है, अब जैसे आपको पता है, स्ट्रीट लाइट कह रहा हूँ, सॉरी, ट्रैफिक लाइट। अब जैसा कि आपको पता है कि ट्रैफिक लाइट में आपका रेड, येलो और ग्रीन, ये 3 लाइट्स होती हैं, लाल, पीला और हरा। हमें पता है लाल का मतलब क्या होता है कि हमको रुकना है, ठीक है। पीले का मतलब टू बी रेडी, तैयार रहना है, ठीक है। और ग्रीन का मतलब होता है गो, जाइए। अब ये जो चीज हुई, इससे हुआ क्या है, ये पहली चीज तो इससे होगा क्या, जो लोग यहां से आ रहे थे, अगर रेड लाइट है तो उन्हें पता है कि उन्हें यहां पर रुक जाना है, बाकी लोग यहां वाले निकल सकते हैं, यहां वाले निकल सकते हैं। इस तरीके से मैंने एक माहौल बना दिया। इन सबसे फायदा क्या हुआ मुझे, इन सबसे मुझे कोई फायदा हुआ, बहुत बड़ा फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि यहाँ पर जो मामला अव्यवस्था का चल रहा था, किसका चल रहा था, अव्यवस्था का मामला चल रहा था, वो किस में बदल गया, व्यवस्था में बदल गया। अच्छा, व्यवस्था में तो बदल गया, लेकिन ये नियम लागू किसके ऊपर हुआ, ये भी समझिएगा। नियम लागू जो हो रहा है किसके ऊपर है, जितने भी लोग उस रास्ते का प्रयोग करते थे, उस चौराहे का प्रयोग करते थे, उन सबके ऊपर ये लागू होगा, सभी के ऊपर ये लागू हो जाएगा, जो लोग उस रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति उस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है तो वहां पर दंड का भी प्रावधान है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सभी पर लागू होगा। आपने भी देखा होगा कि यदि आप किसी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हैं, मान लीजिए आप हेलमेट नहीं चला रहे हैं, लगाए हुए हैं, तो क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, चालान हो जाएगा। तो अव्यवस्था को हटाकर व्यवस्था लागू करने के लिए हमने एक दंड बनाया कि भैया अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, चालान हो जाएगा। आई बात समझ में? तो मैंने ये किया, और ये मैंने किया किसके लिए, ये जितनी भी चीजें थी ये मैंने किया किसके लिए, ये मैंने किया उस सोसाइटी के लिए, उस समाज के लिए जिसमें मैं, आप और हमारा परिवार, जिसमें मैं, आप और हमारा परिवार, तीनों चीजें हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से एक एक शब्द सुनिएगा, लॉ है ये। अगर आप नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, हो जाएगी गड़बड़ फिर बहुत बड़ी। ठीक है, जिसमें कौन आता है, मैं आता हूं, आप आते हैं और आपका परिवार आता है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं यानी कि लॉ मेकर यानी कि सरकार भी कानून तोड़ेगी तो उसके ऊपर भी दंड का प्रावधान है। ठीक है, जिसके लिए कानून बनाया गया, यानी कि आप, अगर आप नियम तोड़ेंगे तो आपके लिए भी दंड का प्रावधान है। आपके परिवार में या मेरे परिवार में कोई भी जना नियम तोड़ेगा तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। आई बात समझ में? यानी कि लॉ जो होता है, कानून जो होता है, वो किसके लिए होता है, सभी के लिए होता है। कोई भी जना कानून को तोड़ता है तो दंड किसको मिलता है, सभी को मिलता है। हर उस व्यक्ति को मिलेगा जो नियम तोड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि 5 लोग निकले, 5 में से 4 हेलमेट लगाए हुए थे, 1 नहीं लगाया हुआ था, तो इन 5 को सजा मिलेगी ना, ऐसा नहीं है। सजा सिर्फ इस एक व्यक्ति को मिलेगी जो उस नियम को नहीं मानना चाह रहा है। जो लोग मान रहे हैं उनकी तो बहुत अच्छी बात है ना कि वो मान रहे हैं, उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। मेन जो लेना देना है वो तो उन लोगों से लेना देना है जो नियम को नहीं मानते, जो अव्यवस्था फैलाते हैं, जो गड़बड़ करते हैं। ये केवल नियम का प्रावधान, केवल दंड का प्रावधान केवल उनके ऊपर है, नियम का प्रावधान सबके ऊपर है, ये मैं भी बता दूं। ठीक है, अब इस व्यवस्था को व्यवस्था में लाने के लिए मैंने आपको सिंपल सा एक एग्जांपल बताया। ठीक है, अच्छा,
अब चलिए, ये तो एक एग्जांपल हो गया कि भाई अगर एक बहुत सिंपल सा मैंने बेसिक सा एग्जांपल लिया रोड का, कि अगर कहीं पर अव्यवस्था फैली हुई है तो मैंने उसको ट्रैफिक लाइट लगा करके मैनेज कर लिया, ठीक है। अब इन सब चीज़ों से हमें समझ में क्या आया, बात समझिएगा। इन सब चीज़ों से समझ में क्या आता है हमको? इन सब चीज़ों से मुझे ये समझ में आता है कि मैंने एक नियम बनाया भाई। अब यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें, ये मेरा एक अलग सेपरेट कॉलम है, यहाँ पर मैं आपको बेसिक चीज़ें लिखाऊंगा, ये एक तरीके से समझ लिया रफ कॉलम मैंने बनाया, ठीक है। यहाँ पर केवल आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल वगैरह रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर रेड लाइट है तो इसका मतलब आपको आगे नहीं जाना है, अगर ग्रीन लाइट है, हरी बत्ती है, तो आप आगे जा सकते हैं। ये क्या है? ये एक नियम है। मैंने इसको किस चीज़ में बांधा है? नियम में बांधा है। तो जो लोग इस नियम को मान रहे हैं वो ठीक, जो नहीं मान रहे उनको दंड मिल रहा है। तो ऐसा नियम जो सभी पर लागू हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये डेफिनेशन है। ऐसा नियम जो सभी पर लागू हो उसे हम लोग कानून कहते हैं। कानून वैसे तो उर्दू या फारसी टाइप का शब्द है, हिंदी में अगर हम इसको बोलें तो इसी को हम लोग विधि कहते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश में बोले तो रूल्स दैट आर एप्लीकेबल टू एवरीवन बिकम लॉ। वह नियम जो सब पर लागू हो वह कानून कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, परिभाषा। कैसे नियम को या कानून को परिभाषित या विधि को परिभाषित किया गया। अब जैसा कि मैंने ऐसा बताया, वो नियम जो सब पे लागू होते हैं, लेकिन यहाँ सब, लॉ में एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर सब का क्या मतलब है? जो सब पर लागू मतलब समाज, जो समाज पर लागू होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं वो समाज को? वो बांधते हैं उस समाज को। वो क्या करते हैं? उस समाज को बांधते हैं और विभिन्न लोगों के कृत्य, विभिन्न लोगों के कृत्य, कार्य, व्यवहार, कृत्य, कार्य, व्यवहार को सीमित करते हैं। उसे क्या कहा गया? उसे लॉ कहा गया या हिंदी में विधि कहा गया। आई बात समझ में? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। पहले क्या था हिसाब किताब? जो चौराहा था, कोई भी कहीं से भी आ जा सकता था। तो ये क्या था? इनके जितने भी एक्टिविटीज थी, यानी कि जो इनका मूवमेंट था, वो कैसा था? बंधा हुआ नहीं था, ठीक है। वो असीमित था। यहां पर इनका जो सिस्टम है वो कैसा है? असीमित है। मैंने उसको क्या कर दिया? मैंने उसे सीमित कर दिया। सीमित कैसे किया? एक ट्रैफिक लाइट लगा करके, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। मैं इसकी डेफिनेशन को हिंदी में पहले बताऊंगा, फिर इंग्लिश में भी बता दूंगा। कानून वह नियम है जो पूरे समाज को बांधते हैं और विभिन्न लोगों के कृत्यों, कार्यों, व्यवहार आदि को सीमित करते हैं, ठीक है। लॉज आर द रूल्स दैट बाइंड एंड होल्ड सोसाइटी and limit the actions, behaviors, etc. of different people. तो ये तो हो गई लॉ की परिभाषा, ठीक है। अब इससे हमें समझ में क्या आता है? इससे हमें समझ में ये आता है सबसे पहली चीज कि सभी लोग इसके दायरे में आते हैं, ठीक है। सभी इसके दायरे में आते हैं। जितने भी लोग हैं समाज में रह रहे हैं वो इसके दायरे में आते हैं, ठीक। और दो चीजें हमारे सामने आई, ठीक है। क्या क्या चीजें? एक तो हमारे कृत्य, एक्शन, और दूसरी चीज हमारा आचार यानी कि बिहेवियर। कृत्य यानी कि एक्शन,
आचार यानी कि बिहेवियर। इन दोनों को मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने नियंत्रित किया। आई बात समझ में? इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को मैंने नियंत्रित किया। नियंत्रित को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? इन दोनों को मैंने कंट्रोल किया। ठीक है, तो लॉ इसी तरीके से होता है। ठीक है, अब मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। मान लीजिए ए ने बी का मर्डर कर दिया। ठीक, ए ने क्या किया है यहां पर? ए ने बी का मर्डर कर दिया है। ठीक है, अगर कोई कानून नहीं है, दो कंडीशंस लेकर के चलते हैं, दो कंडीशंस हम लोग यहां पर लेकर के चलेंगे। अगर कोई कानून नहीं है, ठीक है, यहां पर है कि कोई कानून नहीं है, यहां पर है कि कानून है। टिक मतलब है, क्रॉस मतलब नहीं है। अगर कोई कानून नहीं है तो हमारा आचार, दूसरी चीज, ये आचार नहीं है कि आम का आचार समझ लीजिएगा, ये आचार है, बिहेवियर। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है। तो हमारा आचार यानी कि हमारा कृत्य क्या कर रहा है? किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। किसी भी व्यक्ति को जो उस समाज में रह रहा है क्या कर सकता है? नुकसान पहुंचा सकता है। कि ए ने बी का मर्डर कर दिया तो ए के आसपास जितने लोग रह रहे होंगे सब दहशत में आ जाएंगे। ठीक है, और ए भी ये बात जानता है कोई नियम कानून तो है नहीं, कोई नियम कानून नहीं है तो मुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर नियम कानून है, अगर कोई नियम कानून है तो पहली चीज तो वो मर्डर नहीं करेगा। आई बात समझ में? वो क्या नहीं करेगा? मर्डर नहीं करेगा। इससे क्या होगा? इनका जो आचार है मर्डर ना करने का, उससे समाज को कोई नुकसान नहीं होगा। अरे आई बात समझ में? क्योंकि समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। अगर कोई मर्डर नहीं हो रहा है, कोई चोरी नहीं हो रही है, कोई डकैती नहीं हो रही है, कोई किडनैपिंग नहीं हो रही है, तो समाज अपने आप को क्या करेगा? सुरक्षित महसूस करेगा। लेकिन अगर चोरी, डकैती, बलात्कार, फिरौती ये सब चीजें हो रही तो समाज का नुकसान हो रहा है। क्यों? वो सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। अरे आई बात समझ में? तो हम समाज को सुरक्षित महसूस करवाने के लिए नियम बनाते हैं। वही नियम जब सब पे लागू हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं लॉ। ठीक, अच्छा चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि लॉ होता क्या है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम कृत्यों को या कि एक्टिविटीज को निर्धारित करते हैं, कंट्रोल करते हैं और लोग उस पर बाइंड करते हैं तो इससे समाज पर क्या असर पड़ेगा? मैंने आपको कल पिछले वीडियो में ये बताया था क्या, क्यों, कैसे, ऐसे करके होता है। तो उससे समाज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सबसे पहली चीज मैंने आपको अभी अभी एक पॉइंट लिया कि समाज सुरक्षित महसूस करेगा, यानी कि कौन सा पॉइंट आ गया? सेफ्टी का। हर कोई खुले में घूम सकता है, कोई कहीं भी जा सकता है, उसे क्या होगा? कैसा लगेगा? वह सुरक्षित महसूस करेगा। आई बात समझ में? अच्छा चलिए, सुरक्षित तो महसूस करेगा ही करेगा। वो क्या महसूस करेगा? उत्तरदायी यानी कि रिस्पॉन्सिबल महसूस करेगा। उत्तरदायी क्या महसूस करेगा? क्योंकि कानून बना हुआ है तो हमें ना तो खुद मर्डर करना है ना ही मर्डर होने देना है। ठीक है, अगर हम बचा सकते तो हम कोशिश करेंगे बचाएं, पुलिस को बुलाएं, कुछ भी करें, हम करेंगे उसके लिए कुछ ना कुछ हिसाब किताब। ठीक है, अच्छा नैतिकता जागती है। हर व्यक्ति के अंदर क्या होता है? नैतिकता जागती है। बहुत डीप में नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ये मत ध्यान दीजिए, ये मत सोचिएगा कि मैं डीप में पढ़ा रहा हूं। मैं डीप में नहीं पढ़ा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए बता रहा हूं। 40 किताबों को आप रेफर करेंगे उससे अच्छा है मैंने 40 किताबों का रेफर कर लिया, आपको केवल मेरा एक वीडियो देखना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लोगों के अंदर नैतिकता जागती है और साथ ही साथ सभी लोग समानता की फीलिंग को महसूस करते हैं। सबको लगता है हाँ इक्वालिटी, ठीक है, सब लोग समान हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी या नैतिकता को अगर हम लोग बात करें तो सबकी ड्यूटी बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समाज के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है और जो इम्पैक्ट होता है, जो समाज के ऊपर असर पड़ता है, क्या पड़ता है? समाज के ऊपर असर पड़ता है। वो असर होता कैसे? पॉजिटिव असर होता है ये।
नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव असर पड़ता है। समाज सुरक्षित है, सभी लोग समानता के साथ, सुरक्षा के साथ रह रहे हैं, ठीक है। और जब इन्हीं सबको हमने स्टडी किया, इन्हीं सबको हमने पढ़ा, तो हमने कहा भाई कानून होता तो इसीलिए है। और जब कोई चीज किसी काम के लिए हो तो वही काम उसका क्या बन जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, ऑब्जेक्टिव बन जाता है। हिंदी में बोले तो उद्देश्य बन जाता है। तो कानून का यानी कि लॉ का उद्देश्य क्या है, अभिभाषण में लॉ का उद्देश्य क्या है, सेफ्टी, सुरक्षा प्रदान करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी लोगों को उत्तरदायी बनाना, सभी लोगों को नैतिक बनाना या मॉरल कैरेक्टर बनाए रखना सभी लोगों का, और सबको समानता देना जिससे सभी लोग एक जैसे, अगर कोई जना आज़ाद है तो वह आज़ाद ही रहे। अभिभाषण में उसका आज़ादी का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई डर ना हो कि कोई मुझे मार देगा, कोई मेरा सामान लूट के ले जाएगा, कोई ऐसा करेगा वैसा करेगा, ये सब ना करना पड़े, ठीक है। अच्छा, इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के चलता हूँ। एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, एक दूधिया है जो दूध में, मिल्क में, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, दूध में कुछ केमिकल मिलाता है और कुछ पानी मिलाता है। अब पानी मिलाता है जिससे भाई सीधी सी बात है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और केमिकल मिलाता है जिससे कि घी वगैरह जो है खूब बढ़िया घी भी निकले, लोग उसका दूध खरीदें। एक दूधिया है। अब इससे होगा क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी रिलेट कर दूंगा, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया उसी से मैं रिलेट कर दूंगा आपको, ठीक है। देखिए, जितने भी लोग उसका दूध पिएंगे उनकी सेहत के ऊपर असर पड़ेगा। कैसा असर पड़ेगा, नेगेटिव असर पड़ेगा, उनकी सेहत खराब हो जाएगी, मतलब वो बीमार पड़ेंगे। दूसरी चीज, जब उनकी सेहत खराब होगी तो उनका खर्चा बढ़ेगा, भाई दवा करनी पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो खर्चा कौन बियर करेगा, वो खुद व्यक्ति बियर करेगा, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है, इस दूधिये की गलती है, इसने क्या कि केमिकल वगैरह मिला दिया, ठीक है, लेकिन वो खर्चा खुद बियर करेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी घूम करके किसी और के ऊपर चली गई, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज, क्या ये जो हरकत की गई, केमिकल मिलाया गया, क्या ये नैतिकता के आधार पर आपके मन पर एक बोझ नहीं है, आपने कोई गलत काम नहीं किया, बिल्कुल किया है नैतिकता के हिसाब से, नैतिकता तो गलत ही शब्द हो गया, ये आपने क्या किया, अनैतिक कृत्य किया है, अनैतिक कृत्य किया है, ठीक है। और लोग भी कहेंगे कि भैया जब एक दूधिया ए कर सकता है तो बी कहेगा भैया हम भी करें, सी कहेगा हम भी करें, सब लोग मिल बांट के सबको बेकार बेकार दूध पिलाओ, ठीक है। अच्छा, समाज में सबका अधिकार है कि अगर कोई दूधिया है, ठीक है, तो वो सबको एक जैसा दूध दे, सबको अच्छा दूध दे, जिससे उनकी सेहत बने, खराब ना हो, सेहत बने। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन जब यही दूधिया अपने परिवार को दूध देता है, ध्यान से सुनिएगा, जो अपने परिवार को दूध देता है तो बिना मिलावट का दूध देता है, कोई मिलावट नहीं होती उसमें, तो क्या समानता का जो अधिकार है, समानता जो मैंने अभी बात आपसे कही, क्या उसका हनन नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये जो खराब दूध पीने से सेहत खराब हुई, सबसे पहली चीज सुरक्षा खत्म हो गई, जो खर्चा आया वो भैया जिम्मेदारी किसकी, दूधिया तो लेगा नहीं जिम्मेदारी, जबकि गलती उसी की है, उसने मिलाया, इस वजह से चीजें खराब हुई, तबीयत खराब हुई। और दूधिया क्या करेगा, वो तो साफ मुकर जाएगा, नहीं भैया हम तो ऐसा कुछ नहीं किया, दूधिया की जिम्मेदारी है, वो करेगा नहीं। कृत्य भी अनैतिक है, ठीक है, गलत काम है ये, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ जब आप अपने परिवार को स्वच्छ दूध पीने को दे रहे हैं तो समाज को आप क्यों गलत वो कर रहे हैं, तो ये तो समानता का भी उल्लंघन हो गया। बात समझ में आई। तो ये सारी चीजें मिल करके हमारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रही हैं, और अगर ये सारी चीजें हमारे ऑब्जेक्टिव्स को, जो मैंने अभी आपको पढ़ाए थे, ठीक है, अभी जो मैंने आपको पढ़ाए थे उसको पूरा कर रही हैं, तो बेसिकली इसके ऊपर कोई लॉ बनना चाहिए, इसके ऊपर क्या बनना चाहिए, कोई ना कोई लॉ बनना चाहिए। तो उसी के तहत क्या बनाया गया,
फूड सेफ्टी, खाद्य सुरक्षा कानून बनाया गया। क्या बनाया गया? खाद्य सुरक्षा कानून बनाया गया कि भाई कोई इस तरीके से हरकत ना करे, और अगर कोई करेगा तो इस कानून के अंतर्गत उसके लिए सजा का प्रावधान मुकर्रर किया गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये पूरा हिसाब किताब था कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। हमने अभी अभी किसकी बात करी, मैं फिर से आपको याद दिलाई दे रहा हूँ, हमने अभी अभी उद्देश्यों की बात करी। कानून का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, या जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्टिव। 4 ऑब्जेक्टिव की बात यहाँ पर की गई है। सबसे पहली चीज सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा। बात समझ में आई? सुरक्षा, ठीक है। सुरक्षा के साथ साथ आपको और क्या करना होता है? उत्तरदायी बनना होता है। देश के प्रति, समाज के प्रति आपको उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। सारे के सारे जो आपके कृत्य हैं कैसे होने चाहिए? नैतिक होने चाहिए, अनैतिक नहीं होने चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी कोई आपके कृत्य हैं उससे कोई ऐसा ना हो कि समानता का अधिकार बिगड़ जाए, समानता जो है बिखर जाए, ऐसा कुछ ना हो। तो ये सब चीजें हमने अभी पढ़ी। अब अगर हम लोग बात करें कि कानून के प्रकार, तो कानून के वैसे तो कई सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हम लोग बात करें सुप्रीम लॉ की, और मैं अभी इंडिया के ही रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। सुप्रीम लॉ की हम लोग बात करें, ठीक है, सर्वोच्च नियम। सर्वोच्च विधि कर देते हैं इसको। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जो है यानी कि संविधान, ये क्या है? ये सर्वोच्च विधि है भारत की। संविधान के ऊपर मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, कोई नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर, ना प्रेसिडेंट, ना चीफ मिनिस्टर, ना एमपी, ना एमएलए, इनमें से कोई भी व्यक्ति संविधान के ऊपर नहीं है। और अगर हमें कोई भी नियम कानून बनाना होता है तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं? हम लोग संविधान के ही रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो क्या है, कैसे है, किस हिसाब से बनाया गया या क्या हुआ, या हम लोग अगर ये बात करें कि कितने प्रकार के कानून हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहली चीज तो यही आती है कि जितने भी कानून बनते हैं, प्रकार तो हटा दीजिए, जितने भी कानून बनते हैं वो सब के सब संविधान के दायरे में आने चाहिए। किसके दायरे में आने चाहिए? संविधान के दायरे में आने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आने चाहिए। हम लोग दूसरी चीजों को कंट्रोल करने के लिए या ऐसे कृत्यों को, बल्कि कृत्य भी गलत हो गया, हानिकारक कृत्य, ध्यान से सुनिएगा, हानिकारक कृत्यों को रोकने के लिए क्या करते हैं? कानून बनाते हैं, विधि बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो सबके मन में आता है, मान लीजिए आपने किसी का मर्डर कर दिया, आपने क्या कर दिया? किसी का मर्डर कर दिया, तो 302 के तहत आईपीसी का जो सेक्शन है, सभी ने सुना होगा, आईपीसी धारा 302 के अंतर्गत क्या हो जाएगा? आपको फांसी तक की सजा हो सकती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको फांसी तक की सजा हो सकती है। और संविधान में ये बात कही गई है कि हमें जीवन का स्वतंत्रता है, राइट टू लिव है। बात ध्यान से सुनिएगा, संविधान में ये बात कही गई है कि हमारे पास क्या है? राइट टू लिव। लेकिन यहाँ पर तो फांसी दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? आपने अगले व्यक्ति को जीवन से विलुप्त कर दिया, आपने अगले व्यक्ति की जान ले ली। आपने क्या किया? अगले व्यक्ति की जान ले ली। तो ऐसी कोई भी चीज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी प्रक्रिया, ऐसी कोई भी चीज या ऐसी कोई भी प्रक्रिया जो कानून द्वारा निर्धारित हो, किसके द्वारा? कानून द्वारा या विधि द्वारा निर्धारित हो, ऐसी कोई भी चीज या ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया जो कानून द्वारा निर्धारित हो,
ठीक है, और आपसे आपका अधिकार छीने तो वो क्या है, लीगल है, ठीक है। और इसी चीज को जब हम लोग आपसे आपका कोई ऐसा अधिकार छीनते हैं उसी को हम लोग दंड कहते हैं। आपने किसी का मर्डर किया तो दंड स्वरूप आपका जीवन भी छीना जा सकता है। क्यों छीना जा सकता है? ताकि लोग ये समझें कि अगर आपने ऐसा कृत्य दोबारा किया या आपने भी किया तो आपको भी यही सजा मिल सकती है। इससे समाज में क्या होता है, शांति और व्यवस्था की स्थापना होती है। बहुत ध्यान से समझते हुए चलिएगा सब कुछ। इससे क्या होता है, शांति और व्यवस्था की स्थापना होती है। आई बात समझ में? तो एक बात ध्यान रखिएगा, संविधान क्या है, सुप्रीम लॉ है, उसी के दायरे में सारे नियम बनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि संविधान में जो शक्तियां, जो अधिकार आपको दिए गए वो छीने जा सकते हैं। कैसे छीने जा सकते हैं? एक ऐसी प्रक्रिया के द्वारा जो कानून में निर्धारित हो। लेकिन ये तभी होगा जब आपने कोई कैसा कृत्य किया हो, हानिकारक कृत्य किया हो, तो आपको दंड देने के लिए आपसे ये सारी चीजें छीनी जा सकती हैं, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा, इसके अलावा एक बात और, हम लोग कई बार अखबार में पढ़ते हैं या न्यूज़ में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, और ध्यान से सुनिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने कोई कानून रद्द किया है। जैसे एक मैं एग्जांपल लेकर के चलता हूं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत एक सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन 66A, जिसमें ये होता था सोशल प्लेटफॉर्म, जैसे कि आपका क्या हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया। ट्विटर तो आजकल बहुत चर्चा में है। इस पर यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बुरा भला कह देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बुरा भला कहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बुरा भला कह रहे हैं, तो आपके लिए जेल का प्रावधान था कि आपको जेल हो सकती है। अब अदालत ने, अदालत की तो बात हटा दी, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लिया। ये बीच में काफी हाईलाइटेड मुद्दा था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस चीज का संज्ञान लिया और ये कहा कि दो चीजें होती हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, बोलने की आजादी, ठीक है, और अभिव्यक्ति की आजादी, दो चीजें। एक हो गया अभिव्यक्ति और एक हो गया बोलना। इन दोनों की आजादी हमसे छीनी जा रही है, किसके द्वारा, इस 66A द्वारा हमसे छीनी जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि भाई ये तो अभिव्यक्ति की जो आजादी हमने संविधान के अंतर्गत दे रखी है, ये तो उसका उल्लंघन है। ये क्या है, ये इसका उल्लंघन है, आप ऐसे नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति किसी को बुरा भला कह रहा है या अपना ओपिनियन दे रहा है, जैसे हम कहें, अभी आपको याद होगा अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, काफी चर्चा में था, वो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो हमारे हिंदू पक्ष को छोड़ करके जो बाकी के पक्ष हैं, उन्होंने ये बात कही कि भाई ये नहीं बनना चाहिए, यहाँ पर मस्जिद थी, मस्जिद बनना चाहिए। उन्होंने बुरा भला किस रिस्पेक्ट में कहा, उन्होंने बुरा भला गाली नहीं दी, ऐसा नहीं कि सरकार को गाली दी या लोगों को गाली दी गई, उन्होंने अपनी बात रखी जो सरकार की बात के अगेंस्ट यानी के विरुद्ध थी। तो इसके अंतर्गत क्या होता था, लोगों को क्या हो जाती, जो लोग ऐसा करते उनको क्या हो जाती, जेल हो जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग कपिल शर्मा शो देखते होंगे, द कपिल शर्मा शो। द कपिल शर्मा शो, उसमें एक वो आती है बम्पर करके, उनका असली नाम है कीकू शारदा, मोटे से हैं, ठीक है, हेल्दी हैं, मोटे क्यों बोलूं मैं, हेल्दी हैं। वो इसी चक्कर में, मजाक करने के चक्कर में एक बार हवालात जा चुके हैं और कोर्ट से उनको जमानत मिली थी।
क्यों? क्योंकि तब यही एक्ट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, क्योंकि उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म यानी कि टीवी के माध्यम से गलत बात कही थी, तो इससे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। तो क्या हुआ, हमने उनको समन जारी किया, बाद में उनको जमानत मिली। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की बात करते हैं, संविधान बहुत बड़ा है, एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है। तो संविधान की बात ऐसे नहीं किया, बहुत बड़ा है। तो यह हुआ कि इतने बड़े संविधान को कैसे पढ़ा जाए या कैसे क्या किया जाए, तो ये हुआ कि हम लोग इसको 2-3 टुकड़ों में बांट लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आपकी डेली एक्टिविटी है, डेली एक्टिविटी बोले तो रोजमर्रा के जो कृत्य हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, रोजमर्रा के कृत्य हैं, जैसे गाड़ी चलाना, बात करना, समाज में रहना, ये रोजमर्रा के काम है। आप समाज में रोज ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि आज समाज में है कल समाज में, कल मंगल ग्रह पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन सब के लिए जो रोजमर्रा के जो काम हैं, डेली एक्टिविटीज हैं, उन पर आधारित जो चीजें बनाई गई उनको नाम दिया गया बेसिक लॉ, मूल विधि। उनको क्या नाम दिया गया? उनको नाम दिया गया बेसिक लॉ यानी कि मूल विधि। ठीक है, और इसमें से भी कुछ ऐसी चीजें जिनको बिना किसी अधिनियम के, इसमें से इसी का पार्ट चल रहा है अभी, इसमें से भी कुछ ऐसी चीजें जो बिना किसी अधिनियम के बनी हैं। अब ये बिना अधिनियम के कोई कैसे बन सकता है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आईपीसी एक एक्ट है, यह अधिनियम के अंतर्गत बना है। ठीक है, यहाँ आप लोगों ने वो सुना होगा इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, आर्थिक भगोड़ा अधिनियम, यह अधिनियम द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो किसी अधिनियम द्वारा नहीं बनाई गई हैं, लेकिन ये बनाई गई हैं कैसे? अगर अधिनियम द्वारा नहीं बनी तो कैसे बनी है? ये बनी है डिसीजन ऑफ कोर्ट के माध्यम से। किसी अदालत ने कोई फैसला लिया और वही फैसला क्या बन गया? एक विधि बन गया या एक नियम बन गया। ठीक है, या एक कानून बन गया। तो इस चीज को बेसिक लॉ के ही अंतर्गत इस चीज को क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया कॉमन लॉ। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया? कॉमन लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य विधि। कॉमन लॉ, सामान्य विधि। आई बात समझ में? इसको हमने क्या बोला? सामान्य विधि। तो अभी हम लोग के सामने जितनी भी चीजें आ रही हैं उसमें 2 चीजें आ रही हैं, या तो वो किसी ऐसी चीज से बन रहे हैं जिसमें आपको एक अधिनियम की जरूरत पड़े, और या फिर ऐसी चीजें आ रही हैं जो कि अदालत के डिसीजन या न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर बने। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो होती हैं ये 2 अलग अलग चीजें हो गई। बात समझ में आई? तो ऐसी चीजें जो अधिनियम के माध्यम से बनती हैं उनको हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी लॉ। ठीक है, स्टैट्यूटरी लॉ अधिनियम के माध्यम से बनी है तो इसका नाम भी वैसे ही हो जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको? वैधानिक कानून। वैधानिक कानून या वैधानिक विधि। ठीक है, अब होगा क्या? सरकार जो है संसद में या राज्य सरकार जो है विधानसभा में कानून लेकर के आएगी। अब उसमें क्या हो जाएगा? जैसे आईपीसी लाया गया इनिशियली, जब कभी लाया होगा आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973, ये सब एक्ट हैं, वैधानिक स्टैट्यूटरी लॉ हैं ये। पॉक्सो 2012, यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है। मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बताया था, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कब के कानून है ये। ठीक है, तो एक हो गए आपके
कौन से हो गए? स्टैट्यूटरी लॉ यानी कि वैधानिक कानून। तो ये हो गया आपके वैधानिक कानून। और जो निर्णय से बनाए गए हैं, जो ऐसी चीजें हैं जो निर्णय से बनाई गई हैं, उसमें दो चीजें आ गई। एक आपका क्या आ गया? बेसिक लॉ, या जिसको हमने नाम दिया गया मूल विधि। और दूसरे का हमने नाम क्या रखा? कॉमन लॉ यानी कि सामान्य विधि। और जिन चीजों के लिए हमें अधिनियम की या एक्ट की जरूरत पड़ी, उनको हमने क्या नाम दिया? स्टैट्यूटरी लॉ यानी कि वैधानिक कानून। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको और ज्यादा डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इस हिसाब से कि कानून के जो मेजर प्रकार होते हैं, ये कानून बनाने के प्रकार थे। ये बात समझिएगा। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे? फॉर्मेशन की। ध्यान से सुनिएगा, अभी हम लोग फॉर्मेशन की बात कर रहे थे। एक बन रहा है एक्ट से यानी कि अधिनियम से, उसके लिए अधिनियम का होना बहुत जरूरी है। और एक बन रहा है डिसीजन से, जिसके लिए किसी अदालत का निर्णय लेना जरूरी है। तो ये दो चीजें हैं। अब हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग किसकी बात करेंगे कि जो लॉ बन रहा है, जो कानून बन रहे हैं, उनके जो प्रकार हैं वो क्या हैं और उनके बीच में अंतर क्या है, ऐसे लेकर के चलते हैं। चल, एक तो आपका हो गया, देखिए, एक तो आपका हो गया नागरिक नियम, ठीक है। एक हो गया आपका सिविल लॉ, जिसको हमने क्या कहा? नागरिक संहिता या दीवानी विधि। हमने क्या नाम लिया? नागरिक संहिता। या फिर हमने क्या नाम दिया? दीवानी विधि। ठीक, ये एक चीज हो गई। तो दूसरी चीज भी कुछ ना कुछ बनेगी। एक हो गया आपका क्रिमिनल लॉ। ठीक, क्रिमिनल लॉ या जिसको हम लोग कहते हैं फौजदारी कानून। इसको हमने क्या नाम दिया? फौजदारी कानून या आपराधिक कानून। ठीक है। अब देखिए इन दोनों में अंतर। पहली चीज तो ये मैं आपको बता दूं, मेजर अंतर है इन दोनों के बीच में। ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक क्यों बल्कि मैं आपको ज्यादा एग्जांपल देता हूं कि एक पति पत्नी है, ये आपका पति है, ये आपकी पत्नी, मतलब ए पति है और बी पत्नी है। ठीक है। इन दोनों का तलाक हो गया, इन लोगों का तलाक हो गया। तो पत्नी पति से क्या चाहेगी? मैं आपको ऑप्शन दिए दे रहा हूं कि पत्नी जब इस तरीके की जब कोई ऐसी कंडीशन आती है तो क्या कहेगी? पति को दंड मिले यानी कि पनिशमेंट मिले, या वो खुद के लिए, या फिर वो खुद के लिए क्षतिपूर्ति चाहेगी यानी कि कॉम्पेंसेशन। बहुत ध्यान से सोचिएगा। ए और बी पति पत्नी है, किसी बात को लेकर के विवाद हुआ, विवाद इतना बढ़ा कि बात कहां पहुंच गई? तलाक के ऊपर पहुंच गई। तो ये जो बी पत्नी है ये क्या कहेगी? मेरे पति को दंड दो कि इसने मुझे तलाक दिया है, या वो कहेगी भैया मुझे क्षतिपूर्ति दे दो, ठीक है, मुझे कॉम्पेंसेशन दे दो कि मैं अपना जीवन निर्वाहन कर सकूं। तो ऐसे में ये होता है कि भाई क्या आप चाहते हैं। तो सबसे पहला जो अंतर आता है वो किस चीज के ऊपर आता है कि आप चाहते क्या हैं। इस केस में दंड का कोई प्रावधान नहीं, पति ने कोई गलत काम नहीं किया है, भाई वो साथ में नहीं रहना चाहता, आप जबरदस्ती किसी के साथ नहीं रह सकते।
तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा, महिला को कहा जाएगा कि भैया आप जो हैं क्षतिपूर्ति ले लीजिए। हर वो नियम, हर वो कानून, हर वो मुद्दा, अभी इसी को आगे मैं केस लगा दूं या मामला लगा दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नागरिक संहिता मामला या दीवानी विधि मामला या सिविल लॉ केस। वैसे यहाँ पर क्रिमिनल लॉ केस हो जाएगा, कब हो जाएगा, फौजदारी मामला, आपराधिक मामला। तो जब भी कभी आप किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति, किसी व्यक्ति के कृत्य से आप क्या चाहते हैं, क्षतिपूर्ति चाहते हैं, तो वो आ जाता है हमेशा सिविल लॉ में। और जब आप किसी व्यक्ति के कृत्य को दंडित करना चाहते हैं, उसे आप दंड दिलवाना चाहते हैं, जैसे ए और बी दो लोग थे, एक जमीन थी, दो भाई थे ए और बी, एक जमीन थी, पिताजी की कोई जायदाद नहीं थी, मतलब विल नहीं थी, दोनों का लड़ाई चला इस जमीन को लेकर के। बी को गुस्सा आई, बी ने ए को गोली मार दी, क्या कर दी, हत्या कर दी। अब ए तो भैया निकल लिए पतली कली पकड़ के, धरतीवासी स्वर्गवासी हो गए। अब ए के परिवारजन क्या कहेंगे कि भैया हमें क्षतिपूर्ति दे दो, ना, कभी नहीं। वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे बी को दंड दो, उसने क्या करी है, हत्या करी है। तो हर वो मामला, फिर बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, हर वो मामला जिसमें क्षतिपूर्ति दी जाती है, कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, वो सिविल के अंतर्गत आता है, यानी कि नागरिक संहिता। और हर वो चीज जिसमें दंड का प्रावधान हो, वो फौजदारी या आपराधिक मामला होता है, आपराधिक कानून होता है, आपराधिक विधि होती है। आई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर हुआ? इन दोनों के बीच में अंतर अक्सर पूछ लिया जाता है, आया हुआ क्वेश्चन है ये कई बार का। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जो हमारा गोल है, आई बात समझ में, यहां पर हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य के आधार पर अगर हम बात करें तो क्रिमिनल लॉ में, फौजदारी में जो हमारा लक्ष्य है वो है दंड मिलना, कि सामने वाली पार्टी को दंड मिले। और सिविल में हमारा क्या है, क्षतिपूर्ति मिलना। आई बात समझ में? चलिए फिर से चलते हैं, अब आगे का कुछ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक हो गया आपका आपराधिक कानून, ठीक है, क्रिमिनल लॉ, और एक आपका हो गया नागरिक कानून, यानी कि सिविल लॉ। आगे की बात करते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा गोल होता है या लक्ष्य होता है वो इन दोनों में अलग अलग होता है, यहां पर दंड और यहां पर क्षतिपूर्ति, कॉम्पेंसेशन। आगे देखते हैं। जब कभी भी कोई व्यक्ति को ऐसा कृत्य करता है जिससे सामने वाले का तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन उसका इफेक्ट या उसका एक्सटेंट, ठीक है, उसका इफेक्ट या उसका एक्सटेंट या उसका प्रभाव कहां पड़ा, समाज पे पड़ा। जैसे वही एग्जाम्पल, ए और बी ने क्या किया, ए का मर्डर कर दिया। अब समाज वाले क्या कहेंगे, इसको दो तीन नजरियों से देखेंगे। पहले वो डर जाएंगे, किससे डरेंगे, बी से, कि भैया ये तो बड़ा क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, ये मर्डर कर देता है, जब इसकी कोई बात नहीं मानता है तो इसकी सही गलत सभी प्रकार की मांगों को मान लिया जाएगा। दूसरी चीज, जो लोग और ज़्यादा थोड़े बुद्धिमान होते हैं, हद से ज़्यादा, वो क्या कहेंगे, वो ये कहेंगे भैया अगर बी मर्डर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी क्या कर सकता हूँ, मर्डर कर सकता हूँ। तो समाज का तो नुकसान हो रहा है ना, समाज जो है गैर कानूनी कृत्यों की तरफ बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो हमने एग्जाम्पल लिया था, ए और बी पति पत्नी है जिनका डिवोर्स हो गया। अब भाई ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, ये जाके अलग शादी करेगा, ये जाके अलग शादी कर ले, दो कुंवारों का घर बस जाएगा। इससे तो समाज का भला हुआ ना, जो समाज में दो कुंवारे निठल्ले बैठे हुए थे उनकी शादी हो जाएगी, ठीक। तो जिससे समाज को नुकसान हो वो आपराधिक,
जिससे समाज को कोई नुकसान ना हो, समाज का कोई लेना देना, वो क्या हो जाएगा? नागरिक, यानी कि सिविल। आई बात समझ में? जिसमें समाज का कोई इम्पैक्ट ना पड़े। भाई किसी का घर बस रहा है, नहीं बस रहा है, क्या नहीं, उससे क्या लेना देना समाज को। कोई व्यक्ति साथ में रहना चाहता है, कोई व्यक्ति नहीं साथ में रहना चाहता है, ठीक है, वो नागरिक का मामला हो गया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन ऐसा कृत्य जिससे समाज के लोग डरें या गलत चीज की तरफ बढ़ें, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा, ए ने बी को तलाक दे दिया, या उल्टा कह दो, महिलाओं की तरफ से भी बात हो सकती है, बी ने ए को तलाक दे दिया, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, लॉ के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत या विधि के अंतर्गत एक दो चीजें ध्यान रखिएगा। हम लोग सभी चीजों को पुल्लिंग में ही लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये ए के द्वारा कोई काम किया गया तो मैं कहूंगा ए ने किया, ए पुरुष है, या मैं कह दूं राम लखन ने किया। बी, इनका नाम है सीता देवी ने किया, लेकिन पुल्लिंग शब्द ही इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर मैं कह रहा हूं पुरुष, अगर मैं स्पेसिफाई कर दिया पुरुष, तो सभी एज के पुरुष, सभी एज के, मैंने कहा स्त्री, सभी एज की स्त्रियां, विवाहित, अविवाहित, 20 साल की, 30 साल की, 40 साल की, सब स्त्रियां इसी में आ गई। वैसे ही विवाहित, अविवाहित, 20 साल के, 30 साल के सभी पुरुष एक कैटेगरी में आ गए, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये कानून की कुछ चीजें होती हैं जो बहुतों को नहीं पता होती हैं, और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012, रिपीटेड इन 2014, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर वापस आते हैं। पहला तो हमारा हो गया लक्ष्य, कि दंड देना है कि क्षतिपूर्ति करनी है। दूसरा प्रभाव, अगर समाज प्रभावित हो रहा है तो आपका जो हिसाब होता है वो क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आता है, आपराधिक मामले में आता है। अगर समाज को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, भैया आप जानो, आपका काम जाने, तो वो किस में आ जाता है? नागरिक में आ जाता है, ठीक। चलिए तीसरी चीज, फिर से वही आपराधिक कानून और आपका नागरिक कानून। ये ऐसे ही मैं नाग जानबूझ कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे, नाग करके आप लोग याद कर लें, नाग पंचमी के नाम से याद कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। अच्छा, इसका जो रिजल्ट या इसका जो परिणाम निकलता है, इसका जो परिणाम निकलता है वो क्या होता है? अब भाई आपने आपराधिक कृत्य किया है, ठीक है, आपने कोई गलत काम किया है जिससे समाज का नुकसान हो रहा है, और आपको दंड भी मिलेगा। तो या तो आपको दंड मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, या तो आप दोषी करार दिए जाएंगे या फिर आप निर्दोष साबित किए जाएंगे। या तो आप दोषी हैं या फिर आप निर्दोष हैं, ठीक है, गिल्टी या नॉट गिल्टी। यहां पर क्या होता है, आप या तो उत्तरदायी बनेंगे या अनुत्तरदायी बनेंगे। उत्तरदायी का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए कोर्ट ने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, वही ए और बी वाला लेकर के चल रहे हैं, डिवोर्स का मामला, अदालत ने कहा कि नहीं भाई बी को जो है कॉम्पनसेशन दो, आप जो है अपनी आधी सैलरी और आधी प्रॉपर्टी उसके नाम करेंगे, तो ए उत्तरदायी बन गया, ठीक है। और अगर वो कहते हैं नहीं बी अपने आप में सफिशिएंट है, बी को ए की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, तो वो उत्तरदायी नहीं बना, ठीक है। वो क्या हुआ? उत्तरदायी नहीं बना, अनुत्तरदायी बन गया, ठीक है, नॉन आंसरेबल बन गया। जैसे अभी मैं को इसका एक बेहतरीन सा एग्जांपल लेता हूं। अभी जैसे लॉकडाउन चला, बिल्कुल डे टू डे, मैंने कहा था मैं डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लेकर चलूंगा। लॉकडाउन चला, लॉकडाउन में कई बच्चे जो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में पढ़ाई कर रहे थे, किराए पर रहते थे। अब जब लॉकडाउन हो गया, घर गए थे होली पे, उसका लॉकडाउन हो गया, फिर आए नहीं, फिर धीरे से आए, अपना सारा सामान लेकर के भाग गए, रेंट तब भी नहीं दिया। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपको जेल नहीं हो जाएगी कि आप जो है सामान लेके चले गए, किराया नहीं दिया। क्या होगा? बहुत ज्यादा आपको उत्तरदायी बना दिया जाएगा। अरे बात समझे मेरी? आपको क्या होगा? उत्तरदायी बना दिया जाएगा। आपसे क्या कहा जाएगा? भैया रेंट या जो भी कुछ है आपका बिजली का बिल वो आप पे करिए, मामला खत्म करिए, बस। ऐसा नहीं कि आपको काला पानी की सजा हो जाएगी, लेकिन अगर आपने हत्या करी है, जैसे
मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा न्यूज़ कह रही है कि चाइना द्वारा कोरोना वायरस फैलाया गया था। तो अगर ये अंतर्राष्ट्रीय फोरम में साबित हो जाता तो चाइना को इसके लिए जिम्मेवार माना जाएगा, बहुत बड़ी पेनल्टी लगाई जाएगी इनके ऊपर, इनको दोषी मान लिया जाएगा। ठीक है तो क्या होगा, इनके ऊपर दंड इनके ऊपर लागू होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एकदम सिंपल सा एग्जांपल था। ठीक, अच्छा अगला, जब हम लोग क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, आपराधिक कानून की बात करते हैं, और हम लोग बात करते हैं नागरिक कानून की, आखिरी चीज इसमें बची है आपराधिक कानून, नागरिक कानून। देखिए, सरकार ने बहुत सारी एजेंसीज बना रखी हैं, जैसे पुलिस है, सीबीआई है, सीआईडी है। तो जो लोग आपका केस लड़ेंगे या जो लोग आपको सजा दिलवाएंगे या जो लोग साक्ष्य या साक्षी प्रस्तुत करेंगे, यानी कि जो आपके प्रोसिक्यूटर होंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रोसिक्यूटर होंगे यानी कि अभियोजक। ये मत सोचिएगा कि मैं सिलेबस के बाहर जा रहा हूं या फिर ये डेमो क्लास है तो मैं कुछ भी अंडर संड पढ़ाई दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। ये सब को पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जो आपका प्रोसिक्यूटर होगा आपराधिक मामले में, वो कौन होगी? सरकार। तो ध्यान से सुनिएगा, सरकार या सरकारी तंत्र, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, सरकार या सरकारी तंत्र। सरकारी तंत्र में आपका क्या आ गया? पुलिस, सीबीआई, सीआईडी, इनके द्वारा साक्ष्य और साक्षी। साक्ष्य का मतलब एविडेंस यानी कि सबूत, साक्षी का मतलब जो आपके अगेंस्ट गवाही देंगे। ठीक है, लेकिन जब नागरिक की बात आती है, सिविल लॉ की बात आती है, नागरिक विधि की बात आती है, तो जो लोग इसमें प्रोसिक्यूटर या अभियोजक होते हैं वो कौन होते हैं? इंडिविजुअल होते हैं। कौन होते हैं वो लोग? इंडिविजुअल, निजी पार्टियां इसमें होती हैं। अब जैसे मान लीजिए दो बड़ी कंपनियां हैं, ए और बी। बी का कोई प्रोडक्ट है मार्केट में, ए ने उसी के जैसा प्रोडक्ट निकाल दिया, तो ये दोनों आपस में केस लड़ेंगे, इन दोनों के ऊपर केस हो जाएगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, इसमें कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं है, पुलिस, सीबीआई, ये सब चीजें नहीं आएंगी इसमें। लेकिन ए ने बी की हत्या कर दी, तो इसमें क्या होगा? पुलिस आएगी, छानबीन करेगी, केस बनेगा, चार्जशीट फाइनल होगी, आपके ऊपर कई सारी धाराएं लगा दी जाएंगी। एक तो 302 आपको कंफर्म है ही, मर्डर की धारा। ठीक है, और उसके लिए आपने प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी कुछ करी होगी, साक्ष्य मिटाने की, झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करने की, वो सारी धाराएं आपके ऊपर ऐड होती चली जाएंगी और फिर आपको सजा मिलेगी। यहां पर सजा नहीं मिलेगी, यहां पर फिर वही बात आ जाती है, आपको क्या मिलेगा? आपको क्षतिपूर्ति मिलेगी। ठीक, तो ये चार चीजें हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं। लक्ष्य के आधार पर, ठीक है, लक्ष्य के आधार पर एक में दंड मिलता है और एक में क्षतिपूर्ति। ठीक है, प्रभाव के आधार पर या एक्सटेंट के आधार पर क्या होता है? ये समाज के विरुद्ध होता है, सॉरी फिर से लिख दे रहा हूं मैं। लक्ष्य क्या होता है? एक में दंड होता है, एक में क्षतिपूर्ति। देखिए थोड़ा सा बोरिंग है ये, फिर भी मैं इसको अच्छा बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूं। ठीक है, दूसरा प्रभाव की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक सोसाइटी के विरुद्ध होता है, ठीक है, और दूसरे से सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं होता है, इसमें प्राइवेट पार्टियां या निजी पार्टी होती हैं। ठीक, तीसरी चीज जो इसमें अभियोजक होता है, प्रोसिक्यूटर,
इसमें सरकार होती है, ठीक है, और इसमें कौन होते हैं? निजी लोग होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। दो लोगों के बीच में विवाद हुआ है ना। और जैसे मैंने आपको रेंट वाला एग्जांपल दिया, तो उसमें कौन कौन लोग होंगे? एक वो किराएदार और एक मकान मालिक, इन दोनों के बीच में ये मामला चलेगा, ठीक है। और आखिरी चीज जो होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, रिजल्ट या परिणाम। ठीक है, क्या होता है इसमें? आप क्या होते हैं? दोषी होते हैं, या अगर आप बच गए तो आप क्या होते हैं? आपको क्या बोला जाएगा कि भैया ये दोषी नहीं है, ये निर्दोष है। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है? क्या बोलते हैं, ये सिविल लॉ में, इसमें आप या तो उत्तरदायी बनते हैं या फिर आप क्या बनते हैं? अनुत्तरदायी बनते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स की मैं एग्जाम्पल्स ले रहा हूं। जैसे आपका हो गया रेप, मर्डर, चोरी, फिरौती, ये सारी चीजें। इसमें क्या हो गया? तलाक, किराया, कोई जमीन का विवाद, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर आई, देखिए जो हम लोग के सिविल लॉज हैं वो तो भैया नागरिक वाला हिसाब किताब है, ठीक है, क्या है क्या नहीं है, कैसे है, वो एक अलग चीज होगी। हम लोग को मूल विधि में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है वो क्या है? आपराधिक कानून। या आपराधिक विधि, हमें ये पढ़ना है, ठीक है, मूल विधि में। सबसे पहली चीज आपराधिक शब्द में ही है, क्या है? अपराध शब्द छुपा हुआ है। आपराधिक, अपराध, तो ये किससे संबंधित होगा? इसका संबंध होगा किससे? अपराध से। अरे ये बात समझ में आई? इसका संबंध किससे होगा? अपराध से होगा। तो मैं इसकी पहले तो डेफिनेशन बता देता हूँ हिंदी में, पहले हिंदी में बताऊंगा फिर मैं इंग्लिश में बता दूंगा। यह लोगों के हानिकारक खतरनाक कृत्यों को नियमित करता है जो दूसरों की संपत्ति, जो दूसरों की संपत्ति, ठीक, धीरे धीरे करके लिखते रहेगा। यह लोगों के हानिकारक या खतरनाक कृत्यों को नियमित करता है जो दूसरों की संपत्ति, स्वास्थ्य, सुरक्षा या नैतिकता, या नैतिकता को नुकसान पहुंचाते हैं या पहुंचा सकते हैं। दोनों चीजें, जो नुकसान पहुंचाते हैं या पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में लिख लीजिए जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं। इट रेगुलेट्स थ्रेटनिंग, हार्मफुल और डेंजरस एक्शन, एक्ट, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट अफेक्ट और टेंड्स टू अफेक्ट हेल्थ, सेफ्टी, प्रॉपर्टी और मॉरल बिहेवियर ऑफ पीपल। ये इसकी परिभाषा है, कई बार पूछी गई है। बहुत सिंपल सा मैं आपका एग्जांपल लेता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग रैश ड्राइविंग करते हैं, ठीक है, आड़ा तिरछा ऐसे ऐसे करके बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, दो पहियों की गाड़ी को एक पहिए पर चलाते हैं, रैश ड्राइविंग इसको बोला जाता है। अब इससे होगा क्या? अगर कोई जना रैश ड्राइविंग कर रहा है तो इससे क्या क्या चीज़ें या क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? आपका एक्सीडेंट होगा, आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंच सकता है। आपका एक्सीडेंट होगा, आपको चोट आ सकती है। अगर आपको चोट नहीं आती है तो किसी और को चोट आ सकती है।
और क्या ये काम सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग देखेंगे, छोटे बच्चे तो बहुत ही खास तौर पर प्रभावित होते हैं, और जिनको चलाना नहीं आता है वो जब ये सारे कृत्य करते हैं तो गड़बड़ियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए इसको रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए? रैश ड्राइविंग या खतरनाक ड्राइविंग को रोकने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1914 बनाया गया। और इसको किस श्रेणी में रखा गया? आपराधिक श्रेणी में रखा गया। जब इन चार में से कम 3 या मैक्सिमम 4 या सारे के सारे, ठीक है, जब कोई आपके कृत्य में शामिल हो जाए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब आपके कृत्य में शामिल हो जाए तो उसे हम लोग आपराधिक विधि में शामिल कर लेते हैं। सिंपल सा मैंने आपको एग्जांपल दिया, रैश ड्राइविंग। अब फिर एग्जांपल देता हूं मैं आपको रेंट वाला, जो मैंने भी आपको दिया था। आप रेंट देके भाग गए, क्या उसकी संपत्ति को नुकसान हुआ? नहीं। क्या उसके स्वास्थ्य को नुकसान हुआ? नहीं। क्या उसकी सुरक्षा को नुकसान हुआ? नहीं। हाँ, नैतिकता के नजरिए से ये गलत है, गलत काम है। आपको पैसा नहीं, आप बता करके जाते हैं, आप मना करके जाते हैं, ठीक है, बात समझ में आई? अब 4 में से 1 लागू हो रहा है ना? ना भैया, ये आपराधिक मामला नहीं है। डाइवोर्स की बात ले लेते हैं, तलाक की। ए और बी, उन्होंने तलाक ले लिया। क्या ए के तलाक लेने से ए की संपत्ति के ऊपर कोई नुकसान हुआ? नहीं नुकसान हुआ। जब तक सरकार नहीं चाहेगी, कोर्ट नहीं चाहेगा, आपको सैलरी देनी होती है ज़्यादातर। उसके स्वास्थ्य के ऊपर नुकसान है, बल्कि स्वास्थ्य तो और बढ़ गया। अगर आप किसी अनचाहे व्यक्ति के साथ रह रहे हैं तो आपको दिमागी परेशानी होगी। क्या आपकी सुरक्षा के ऊपर बात आई? नहीं, सुरक्षा के ऊपर बात नहीं आई। नैतिक नहीं है, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो मर्डर की बात हो गई, रैश ड्राइविंग की बात हो गई। मर्डर भी वही, मर्डर से संपत्ति के ऊपर नुकसान नहीं पड़ता है, ठीक है। स्वास्थ्य के ऊपर नुकसान, स्वास्थ्य बचेगा, आदमी ही नहीं बचेगा तो क्या होगा? सुरक्षा की बात आ जाती है, भैया कोई सुरक्षित नहीं है, अनैतिक कृत्य है ये। तो 3 चीजें आ गई, बात हो गई, आपराधिक चीज है ये। आई बात समझ में? तो कोई भी चीज आपराधिक मामले में कब आएगी? जब किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति, स्वास्थ्य, सुरक्षा या नैतिकता पर बात आएगी। मैं कह रहा हूं, मैं एक स्टेशनरी की दुकान पर गया और मैंने एक पेन चुरा लिया, तो क्या मैंने कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया? बिल्कुल नहीं। उसकी संपत्ति पर असर हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या उसके स्वास्थ्य के ऊपर असर आया? नहीं। क्या उसकी सुरक्षा के ऊपर असर आया? नहीं। क्या ये नैतिकता में आता है? नहीं। सॉरी, हाँ, नैतिकता में आता है, अनैतिक कृत्य है ये। 4 में से 3 होने चाहिए, 2 लॉजिकली फॉलो हो रहे हैं, तो पेन चुराना क्या आपराधिक माना जाएगा? नहीं, आपराधिक विधि में नहीं आएगा ये। अरे बात समझ में आएगी? नहीं आई। तो कोई भी चीज आपराधिक गतिविधि में आती है या नहीं आती है, उसके लिए 4 मापदंड बनाए गए हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम लोग जो लगातार बात कर रहे हैं उसमें एक चीज बार बार आ रही है कि आपके कृत्य कैसे होने चाहिए। तो अगर आपके कृत्य आपराधिक हैं तो उसमें 4 एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। अपराध के तत्व होने चाहिए, आपराधिक कृत्य में अपराध के तत्व होने चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये क्वेश्चन इतनी बार यूपीएसआई में पूछा गया जिसका जवाब नहीं है। वो होता क्या है, मूल विधि आप लोग पढ़ते नहीं है तो आपको पता भी नहीं होगा ये क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। कोई भी कृत्य आपराधिक है या नहीं है, उसके लिए उसमें 4 एलिमेंट होने चाहिए। अभी तो मैंने आपको बताया कि वो कैसे हम मानेंगे कि आपराधिक हैं कि नहीं। अब वो मान लिया आपराधिक हैं, तब भी उसमें 4 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज, एक्टस रिया। दूसरी चीज, मेंस रिया। तीसरी चीज, ह्यूमन। और चौथी और अंतिम चीज जो इसमें आती है वो होती है इंजरी। अब ये 2 तो लैटिन के शब्द हैं तो ये ऐसे ही रहेंगे। ह्यूमन मतलब मानव, ठीक, और इंजरी मतलब घाव। अब ये क्या है समझते हुए चलते हैं। देखिए, आपने कोई ऐसा काम किया, ठीक है, जैसे आपने एक ईंट उठाई और दूसरे वाले के सर पे दे मारी। ये क्या हुआ? आपका कृत्य गलत था। एक्ट, ये एक लैटिन शब्द है, एक्ट मतलब कृत्य। ये कैसा था? गलत था। आपने कुल्हाड़ी उठाई, दे मारी। आपने बंदूक उठाई, चला दी, गोली चला दी,
ठीक है, कोई व्यक्ति 25वें माले पे खड़ा था, आपने धक्का दे दिया। ठीक है, तो ये सब चीजें किस में आती हैं, ये एक्टस रिया में आती हैं, जिसमें फिजिकल चीजें इन्वॉल्व हों। बात समझिएगा, जिसमें क्या इन्वॉल्व हो, फिजिकल चीजें इन्वॉल्व हों। ऐसी फिजिकल चीजें जो किसी का नुकसान कर सकती हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसी फिजिकल चीजें, ऐसी भौतिक चीजें, ये भौतिक एलिमेंट में आता है। ऐसी भौतिक चीजें जिससे किसी का नुकसान हो, या आपकी ऐसी हरकत, एकदम आम भाषा में आपकी ऐसी हरकत जिससे किसी का नुकसान हो। आप गाड़ी में बैठे हुए थे, गाड़ी चलानी आपको आती नहीं है, सामने एक व्यक्ति दिखा, आपको गुस्सा आया, आपने एक्सीलेटर पर पैर मार दिया। एक्सीलेटर पर जैसे ही पैर मारा, गाड़ी आगे बढ़ी, आपने उसको ठोक दिया, वो तो निकल लिया। अब जब वो निकल लिया तो क्या होगा, ये आपका कृत्य कैसा है, गलत है। मेंसरिया, मेंसरिया का मतलब ये होता है कि आपने क्या सोच कर कोई काम किया। ठीक है, आपराधिक मामलों में इसे हम लोग इंटेंशन भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपका अभिप्राय क्या था। आपने कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन आपने बचाव में उठाई, जिस वजह से वो मर गया। तो आपने एक्ट तो ऐसा किया, लेकिन आपका इंटेंशन ऐसा नहीं था कि आप उसको मारें, आप खुद को बचा रहे थे। तो सेल्फ डिफेंस का मामला बनेगा। ठीक है, उसमें आप बच जाएंगे। लेकिन आपने खूब प्रैक्टिस करी, कुल्हाड़ी को शार्प किया, जैसे ही वो दिखा, आप पहले से तैयार थे, आपने उठा के उसके सर पे दे मारी। ये जो मेंसरिया है, ये जो इंटेंशन है, ये जो आपका अभिप्राय है, आप पहले से तैयार बैठे थे कुल्हाड़ी के साथ, आपने दे मारा, तो ये गलत है। वैसे ही बंदूक, एक व्यक्ति आपको लूटने की कोशिश कर रहा था, उसी की बंदूक लेकर के आपने उसके ऊपर फायर किया, गलती से गोली उसके सर में लगी, वो ऑन द स्पॉट मर गया। तो आपने जो कांड किया, ये आप करना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने बचाव में आपने ये काम किया, इसलिए आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आपने बचाव में ये काम नहीं किया है, या कोई कांड आपने सोच कर किया, पहले से तैयारी के साथ किया है, तो किसमें आ जाता है, मेंसरिया के अंतर्गत आ जाता है, आपका कृत्य गलत हो जाता है। तीसरी चीज, भारत में जो कानून बनाए गए हैं, क्रिमिनल लॉ जो बनाए गए हैं, वो किसी मानव के होने पर बनाए गए हैं। जैसे एक टांगा वाला है, किसी वजह से उसका घोड़ा बिदक गया और 3 से 4 लोग उसकी चपेट में आए और मर गए, तो उस घोड़े के ऊपर केस नहीं होगा, उस घोड़े वाले के ऊपर केस होगा, लापरवाही का मामला चलेगा। बात समझे आप, किसका मामला चलेगा, लापरवाही का। कहीं सर्कस लगा हुआ है, जहां पर एक हाथी बौरा जाता है और लपेटे में आ गए 13-14 लोग, तो हाथी के ऊपर केस नहीं चलेगा, उस सर्कस मालिक के ऊपर केस चलेगा। ठीक है, और उसके ऊपर किस चीज का केस चलेगा, लापरवाही का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंजरी या घाव। जब कोई कांड हुआ है, जैसे मान लीजिए मैं एकदम हट्टा कट्टा हूं, मुझे कोई चोट नहीं है, मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया कि सर इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर हमला किया, तो वो कहेंगे ना, भैया कहाँ चोट लगी, आपको चोट कहाँ लगी वो दिखाओ। और अगर चोट नहीं है तो मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। इसका एक्सेप्शन भी होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका एक्सेप्शन भी होता है। रेप के मामले में हम लोग इंजरी को नहीं मानते हैं, आया समझ में। रेप के मामले में हम अभिप्राय को नहीं मानते हैं, कि वो पता है जब आप ऐसा कोई कृत्य कर रहे हो तो आप सोच समझ के कर रहे हो। ठीक है, एक्टस रिया और क्या कहते हैं ह्यूमन, ये 2 एलिमेंट होने चाहिए, तो ये मामला सही मान लिया जाता है। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि आपके जो गलत कृत्य हैं, हम कैसे मानेंगे कि वो गलत हैं या सही हैं, तो आपने क्या कहा कि सर एक तो हमारा एक्शन ऐसा हो, एक्शन बोले तो यहाँ पर एक्शन का क्या मतलब है, हमारा कृत्य ऐसा हो जिससे किसी का नुकसान हो रहा हो। ठीक है, यानी कि भौतिक, फिजिकल एक्शन ऐसा हो, हमने कुल्हाड़ी फेंक के मारी, हमने बंदूक चला दी XYZ। दूसरी चीज, हमने उस चीज की तैयारी करी है या एट रैंडम हो गया। ठीक है, यानी कि मेंसरिया।
तीसरी चीज, किसी मशीन या किसी जानवर या किसी और चीज से नहीं हुआ। अब मान लीजिए एक पेड़ खड़ा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो पेड़ ऐसी सड़क पे एक पेड़ लगा हुआ है, नीचे एक कार खड़ी है, ये पेड़ उसके ऊपर गिरा, कार के अंदर बैठा व्यक्ति मर गया। तो उस पेड़ के ऊपर केस चलाएं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति उसको काट रहा था, तब ये पेड़ गिरा और कार के अंदर व्यक्ति मर गया, तो लापरवाही का केस बनेगा। ठीक। और आखिरी, घाव या चोट आपको दिखानी पड़ेगी, भाई यहां पर घाव या चोट हमको आई है क्योंकि इन्होंने ऐसी हरकत करी, ऐसा कृत्य इन्होंने किया। तो ये हमारे कृत्यों के कुछ बेसिक एलिमेंट्स थे। ठीक है, और उसी के आधार पर इन सब चीजें डिसाइड करी जाती हैं। जब क्रिमिनल लॉ की बात आती है, तो क्रिमिनल लॉ जब भारत आया, या जिसे इंडिया में शुरू किया गया या इंडिया में लागू किया गया, उसका नाम रखा गया इंडियन पीनल कोड। ठीक है, भारतीय दंड, एक सेकेंड, इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता। और ये 1860 का है, 1860, इंडियन पीनल कोड 1860 के अंतर्गत ये पढ़ाया जाता है। अब अगर हम लोग इतिहास की बात करें, केवल प्रॉपर इतिहास की ही बात करें और किसी चीज की बात ना करें, तो एक दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बल्कि इतिहास की बात क्यों करें, हम लोग कानून पढ़ रहे हैं, तो हम लोग करते क्या हैं, यहां से एक टॉपिक उठा लेते हैं। टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ लॉ, कानून का इतिहास भारत में। और इसी में जैसे ही आईपीसी लागू होगा, हम उसको टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर देंगे। तो छोटा सा एक मैं आपको बता दूं, हुआ क्या था, एक जगह थी, नाम था उसका एक जगह थी, उसका नाम था मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया। अगर हम लोग मेसोपोटामिया की बात करें, तो आज की डेट में इसे इराक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहां का एक राजा था। ठीक है, बल्कि वहां राजा नहीं था, वहां पर एक जगह था, उसका नाम था सुमेर। तो जो सुमेरियंस थे, सुमेर राज्य के जो राजा थे, वर्तमान में ये इराक में पाया जाता है, सुमेर राज्य के एक राजा थे। मेसोपोटामिया इराक का पुराना नाम है, वहीं पर एक जगह थी सुमेर, वहां के राजा थे, उनका नाम था उर-नुम्मू। इनका क्या नाम था? उर-नुम्मू। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये बात मैं कर रहा हूं 2100 BC की, ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं। यानी कि आज की डेट से अगर हम मामला लेके चलेंगे, तो हो गए आपके तकरीबन 4 से 5 हजार साल। ठीक है, 4 साढ़े 4 हजार साल ये पुरानी बात मैं कर रहा हूं। तो उन्होंने जो है सबसे पहले रिटन फॉर्म में नियम बनाए। जैसे अगर आप किसी का हत्या करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने फांसी की सजा बनाई। बहुत सारी चीजों के लिए फांसी की सजा थी, चोरी के लिए भी फांसी की सजा थी, चोरी के लिए भी क्या था, फांसी की सजा थी। ऐसे करके इन्होंने कानून, ये सबसे पहला रिटन फॉर्मेट इनका था। या ये कह लीजिए अपने राज्य के लिए अगर किसी राजा ने सबसे पहले कानून के विषय में सोचा था, तो वो उर-नुम्मू थे। ठीक है, उर-नुम्मू ने ये पहली बार सोचा था। उसके बाद 1754 ईसा पूर्व में, ठीक है, बेबीलोन ग्रीस में, कहां पर? ग्रीस में, बेबीलोन, वहां पर एक राजा थे। ठीक है, इनका नाम था हम्मुराबी। हम्मुराबी ने अपना कानून बनाया। ठीक है, लेकिन इनका जो कानून था, ये बड़ा खतरनाक कानून था। आंख के बदले आंख का कानून था इनका। ठीक है, कैसा कानून था इनका? आंख के बदले आंख का कानून। गांधी जी ने भी कहा है, एन आई फॉर एन आई विल ब्लाइंड द होल वर्ल्ड।
तो आंख के बदले आंख का कानून था इनका। कानून क्या था? किसी ने किसी की हड्डी तोड़ दी तो तुम उसकी हड्डी तोड़ दो, किसी ने किसी की आंख निकाल ली तुम उसकी आंख निकाल लो, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ए ने बी के पिता का मर्डर कर दिया तो बी जाए, मतलब बी क्या जाए, सरकार वहां का जो कानून है वो ए के पिता को मार देगी। ये इनका कानून था, बड़ा खतरनाक टाइप का कानून था ये। तो ये वहाँ से बात होती है। अगर हम लोग भारत के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ये तो इंटरनेशनल सारी चीज़ें हो गई, तो भारत में हिंदू लॉ चलता था या हिंदुओं के नियम चलते थे, ठीक है। भारत यहाँ पर जो है क्या था, हिंदू कानून चलता था। फिर उसके बाद मुसलमान लोग आए इंडिया में रूल करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या बना, मुस्लिम कानून बना। तब क्या बना, मुस्लिम कानून बना। ये मुस्लिम कानून जब बन गया तो अपना हो गया। उसके बाद आए अंग्रेज। अंग्रेजों के कानून से बंधे हुए थे, ब्रिटिश लॉ से बंधे हुए थे। अब हुई कायदे की अफरा तफरी, कहीं हिंदू कानून, कहीं मुस्लिम कानून, कहीं ब्रिटिश कानून, ठीक है। अब ये इतना जो नौटंकी फैला हुआ था, ऐसे में ये हुआ कि भैया कुछ ऐसा हिसाब किताब किया जाए कि मामला थोड़ा कंट्रोल में आए। तो 1833 का जो समय था वो सुधारों का समय था। तो ये हुआ कि भाई सुधार किया जाए, ठीक है। तो एक चार्टर एक्ट बनाया गया। क्या बनाया गया, चार्टर एक्ट बनाया गया 1833 में। इसमें क्या हुआ, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, और ध्यान से सुनिएगा, इतिहास है ये तो सभी को पता होगा, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और इसमें जो पहले भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं वो बनते हैं विलियम बेंटिक। ये भी बड़े सुधारवादी व्यक्ति थे। तो उस समय वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल चला करती थी। ध्यान से सुनिएगा, उस समय क्या चलता था, वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल चला करती थी। उस लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि ये जरूरी नहीं है, इसके बाद का जो है वो जरूरी है, इसलिए इसको मैं खाली इंग्लिश में लिख रहा हूं। वाइसरॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें एक चौथा मेंबर ऐड किया गया जो कि कानून विशेषज्ञ होता था। ये कौन होता था, ये कानून विशेषज्ञ होता था। तो इन्होंने कहा कि भैया विलियम बेंटिक ने क्या कहा कि जो व्यक्ति कानून विशेषज्ञ बन के आए उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। ये बन करके आए थे। तो इन्होंने बोला कि भैया आपके अंडर में हम एक विधि का गठन करेंगे, ठीक है। वो बना हमारा फर्स्ट लॉ कमीशन। क्या बनता है यहां पर, प्रथम विधि आयोग। तो यहां पर क्या बनता है, प्रथम विधि आयोग बनता है। क्यों बनाया गया, उन्होंने कहा ऐसा है, आप इनका कानून पढ़िए, इनका मतलब भारतीयों का, और आप हमारा कानून पढ़िए मतलब अंग्रेजों का, और फिर एक कानून लेकर के आइए जिसमें पूरा भारत को हम बांध सकें। इसमें 4 सदस्य थे, एक चेयरमैन और 3 अन्य सदस्य। ये ध्यान रखिएगा, बस एक चेयरमैन, एक 3 अन्य सदस्य, टोटल 4, ठीक है। ये सब मामला चल रहा था एक तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है 1834 में जो है प्रथम विधि आयोग बनता है। कब बनता है, 1834 में, ठीक है। इससे पहले जो क्या कहते हैं, चार्टर एक्ट जो आया था, एक हायरार्की यहाँ पे बनेगी। चार्टर एक्ट आया 1833 में, उसमें गवर्नर जनरल बनाए गए। 1834 में पहला लॉ कमीशन या प्रथम विधि आयोग बनाया गया। और उसी के बाद जो है 1837 में, 3 साल बाद, ध्यान से सुनिएगा,
1837 में, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट में जो चीज तैयार की गई थी उसका नाम रखा गया था पीनल कोड 1837, यानी कि दंड संहिता। हम लोग को जो पढ़ना है वो भारतीय दंड संहिता है, और ये इन्होंने क्या बनाई थी, दंड संहिता 1837 बनाई थी। इसके बाद जो है 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम होता है। इसको पहली चीज तो ये मैं आपको बता दूं, एक्सेप्ट नहीं किया गया, मना कर दिया गया था। ये हुआ कि सुधार करो, इसके बाद 2-3 सुधार इसमें और हुए, और भारत के जो हिसाब किताब थे उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा समय लिया, काफ़ी वो हुआ, तो उसी के हिसाब से जो है ये सब चीज़ें चलती रहीं। मतलब जैसे 1857 में जब पहली क्रांति हुई, उससे पहले ये सब चीज़ें आ चुकी थी, तो इनके ऊपर चेंजेस होते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये चेंजेस नहीं हुए हैं, इनके ऊपर जो चेंजेस हैं वो होते रहते थे। और ये कहा गया कि इसको और इफेक्टिव बनाया जाए, इसको और अच्छा बनाया जाए, या ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इसको अंग्रेज़ों के हिसाब से बनाया जाए। बात समझिएगा, इसको अंग्रेजों के हिसाब से बनाया जाए, अंग्रेजों का फायदा हो, भारतीयों का फायदा ना हो। तब कहीं जा करके 1860 में इंडियन पीनल कोड बन करके तैयार हुआ। ठीक है, वही इंडियन पीनल कोड हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो हम लोग की जो नेक्स्ट क्लास होगी वो सीधा इंडियन पीनल कोड 1860 से शुरू होगी। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 ऐसे करके ये पूरी शुरू हो जाएगी। तो आज जो भी कुछ मैंने आपको पढ़ाया है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, सारे के सारे एग्जाम क्वेश्चंस हैं। ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाए हैं, ये एग्जाम क्वेश्चंस है। प्रीवियस ईयर आप लेंगे, आपको बड़े आराम से देखने को मिल जाएंगे। भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई थी, कब हुई थी? 1 जनवरी 1862 को। देखिए, यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा है कि उसका साल कौन सा था, कब लागू हुई, क्या था क्या नहीं था। 1 जनवरी, मैं आपको बता दूं, 1 जनवरी 1862 को ये लागू हुई थी, और इसी के बारे में पूछा जा रहा है। अगर ये पूछा जाता तैयार कब हुई थी या कब इसको फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया था, तो वो हो जाएगा 1861। ठीक है, ये हो जाएगा कि हाँ ये बन करके तैयार हो गई थी। और 1860 में उस समय के लॉर्ड कैनिंग थे, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने हामी भर दी थी लेकिन इसको अप्लाई नहीं किया था। तो 1860 में ये बन के तैयार हुई और इसके ऊपर ये हुआ कि हाँ भाई इसको लागू किया जाएगा। 1861 में जो बाकी की चीज़ें थी उनको इम्प्लीमेंट करके इसको फाइनल तैयार किया गया, फाइनल ड्राफ्ट इसका तैयार किया गया, और 1862 में इसको अप्लाई कर दिया गया। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता को अधिनियमित किया गया था। अधिनियमित वही बात है ना, अलग अलग टाइमिंग पर जो चीज़ें हुई हैं। मैंने अभी आपको बताया 1860 में हुआ था, तो 6 अक्टूबर 1860 को इसे अधिनियमित किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध का आवश्यक तत्व है? मानव प्राणी दुराशय आपराधिक कृत्य हेतु। देखिए, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, मानव प्राणी होना चाहिए, प्राणी का होना बहुत ज़रूरी है, और किसी चीज़ को नहीं दिया जाएगा। दुराशय, कोई किसी का बुरा सोच के किया गया काम, या आपराधिक कृत्य, ऐसा कृत्य जो अपराध की ही कैटेगरी में आता हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C, 1, 2 और 3। हेतु नहीं होता है। ठीक है, हेतु का मतलब यह हुआ, जैसे मैंने कहा हेतु गोली चलाना, हो सकता है गोली हवा में चलाई गई हो सकता है आत्मरक्षा में चलाई गई हो। ठीक है, तो हेतु नहीं माना जाएगा। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करें। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इसमें हमें गलत विकल्प का चयन करना है। सामान्य रूप से एक व्यक्ति किसी अपराध में निम्नलिखित रूप में से बाकीदार हो सकता है, यानी हमें यह पता करना नहीं हो सकता है। जब वह स्वयं अपराध करता है बिल्कुल हो जाएगा, जब वह अपराध करने में भाग लेता है तब भी हो जाएगा, जब वह नहीं घटना स्थल पर मौजूद हो तो वो अपराधी ही नहीं कहलाएगा, वो तो साक्षी भी हो सकता है, विटनेस। आई बात समझ में? ठीक है, अगला,
भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंग वाचक शब्द मैंने अभी आपको बताया किसके लिए किया जाता है, हर व्यक्ति के लिए किया जाता है, नारी नर नारी सबके लिए किया जाता है पुल्लिंग शब्द। भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द का द्योतक है, स्त्री शब्द किसके लिए है, किसी भी आयु की स्त्री के लिए। ठीक है, अगला भारतीय विधि निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं होता है, बदला, रोकथाम, अशक्त करना, उपरोक्त सभी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपराधिक विधि का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं होता है। ए ने बी का मर्डर किया, बी का एक बेटा है सी, उसने केस फाइल किया, सी केस फाइल करके क्या करना चाहता है, ए से बदला ही लेना चाहता है कि भैया तुमने जो किया है अब उसके लिए दंड भोगो, ये बदला है। ठीक है, ये काम दोबारा ना हो इसकी रोकथाम है। अशक्त करना यानी कि ए को जेल में डाल देना। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अपराध के भौतिक तत्व को क्या कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया भौतिक तत्व को क्या कहा जाएगा, एक्टस रिया। ठीक, चलिए तो यहाँ पर जो है हमारी क्लास खत्म होती है। यूट्यूब पर कुछ क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे फेसबुक पे भी हम लोग अवेलेबल हैं, वहाँ पर भी आप बात करें। जैसा कि नीचे लगातार चल रहा है अर्थमेटिक की वीडियोस के कोर्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी सस्ते में आपको मिल रही हैं। तो हमारी ऐप पर आप बने रहें, हमारी वीडियोस पर आप बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।